देखिए, सबसे बड़ी बात ये है कि राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा के बाद से कांग्रेस पार्टी की एक नई विचारधारा की खोज की है। ये जो नई विचारधारा है और उनको लगता है कि ये नई विचारधारा ही दरअसल हिंदुत्व का मुकाबला कर सकती है। तो राहुल की जो सबसे बड़ी कामयाबी है कि जिनके ऊपर ये आरोप लगता था कि वो चुनाव नहीं जिता सकते, उनको ये बात समझ में आ गई कि अगर आप भारतीय जनता पार्टी जैसी एक विचारधारात्मक पार्टी से अगर आपको लड़ना है, तो आपको भी अपनी विचारधारा को नए पंख लगाने पड़ेंगे। आप पुरानी हम्म। दुनिया में रहते हुए नई राजनीति का सामना नहीं कर सकते। आप पुरानी विचारधारा के आधार पर नई विचारधारा का सामना नहीं कर सकते। जिस तरीके से परिस्थितियां बदली हैं, जिस तरीके से राजनीति बदली है, जिस तरीके से राजनीति का अंदाज बदला है और जिस तरीके से आज भारत पर एक विचारधारा का कब्जा है, तो उससे टकराने के लिए आपको पुरानी दुनिया के सपनों के आधार पर चुनाव नहीं लड़ना होगा। आपको नए सपने बनाने होंगे, आपको नया सामाजिक आधार पैदा करना होगा, आपको नई सामाजिक विचारधारा पैदा करनी होगी। तो भारत जोड़ो यात्रा के में जब राहुल गांधी निकले, उसके पहले राहुल गांधी की छवि विपक्ष के नेता भी कहते, तो सरकार तो कहती कि राहुल गांधी इज गुड फॉर नथिंग, राहुल गांधी पप्पू है। लेकिन भारत जोड़ो हम्म। यात्रा ने वो चमत्कार किया। राहुल की छवि एक गंभीर पॉलिटिशियन की बनी और उसके बाद 2024 के चुनाव के समय जिस तरीके से सेव कॉन्स्टिट्यूशन कैंपेन को उन्होंने लॉन्च किया, उस किताब को हाथ में लेकर वो निकले और साथ ही साथ जिस तरीके से कास्ट सेंसस की बात की, उसने कम से कम उनकी विचारधारा की एक नई इमारत खड़ी की, जिसमें एक तरफ सेकुलरिज्म था जो भारत जोड़ो यात्रा से निकलता है, दूसरी तरफ संविधानवाद था जो उनके सेव द कॉन्स्टिट्यूशन कैंपेन से निकलता था, और तीसरा जो सामाजिक न्याय की लड़ाई थी जो दरअसल कास्ट सेंसस से निकलता था। इन तीनों को अगर जोड़कर एक इमारत का खाका कम से कम मेरी आंखों के सामने दिखाई पड़ता है। ये बात अगर रामचंद्र गुहा को दिखाई नहीं पड़ती है तो मैं कुछ नहीं कह सकता उसके बारे में। और इस देश के अंदर दरअसल ऐसे बुद्धिजीवियों और इतिहासकारों की एक बड़ी फौज है जो दरअसल कहने को तो बड़े सेलिब्रिटी इतिहासकार माने जाते हैं, कहने को तो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन हकीकत से मुंह चुराते हुए दिखाई पड़ते हैं। या तो किसी दबाव में ऐसा करते हैं या उनकी आंखों पर कोई पर्दा पड़ा हुआ जिससे उनको चीजें दिखाई नहीं पड़ती हैं। खैर, उस बहस में नहीं जाना चाहता। लेकिन जब मेरे ये कहने का अर्थ बिल्कुल नहीं है कि दरअसल आज जो कांग्रेस की विचारधारा जिस तरीके से नए स्वरूप में सामने आ रही है उससे बीजेपी को हराया जा सकता है, लेकिन कम से कम ये एक आइडियोलॉजिकल क्लैरिटी दिखाई पड़ती है, एक विचारधारात्मक स्पष्टता नजर आती है कि आपको सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ना पड़ेगा। और जब आप सामाजिक न्याय की लड़ाई की बात करते हैं तो हिंदुस्तान के वो पिछड़ा तबका जो हिंदुस्तान की आबादी का लगभग 50% है, उसको साथ लेकर चलने की बात कर रहे हैं। जब आप सेव द कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं तो हिंदुस्तान के दलितों को साथ लेकर चलने की बात करते हैं। जब आप सेकुलरिज्म की बात करते हैं तब दरअसल आप भारत के उन अल्पसंख्यक तबके को साथ लेकर चलने की बात करते हैं। तो एक तरीके से भारत का अल्पसंख्यक, दलित और पिछड़ा, इन तीनों का सामाजिक आधार अपनी विचारधारा के अनुसार बनाने की कोशिश की जा रही। अब ये कोई आसान काम तो है नहीं। ये बहुत मुश्किल काम है और एक ऐसे समय में मुश्किल काम है जबकि देश के ऊपर एक ऐसी सरकार है जिसके पास इस वक्त अकूत ताकत है और ऐसा माहौल इस वक्त है, एक ऐसा सिस्टम बन गया है जिसका सामना आज तक भारत के इतिहास में किसी भी विपक्षी नेता ने नहीं किया था। ये जिसमें आपका सरकार का दबाव है, जिसमें आप एक तरफ इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट, सीबीआई, पुलिस, आईबी, इनकम टैक्स, सबका सामना करते हैं। अगर आपकी तरफ से जरा सी गलती हो जाए तो आपके तमाम कार्यकर्ता जेल के सलाखों के पीछे दिखाई पड़ते हैं, उनके ऊपर ऐसे ऐसे मुकदमे लगा दिए जाते हैं जो पूरी जिंदगी उनको परेशान करते रहेंगे। दूसरी तरफ इस वक्त जबरदस्त संगठन है आरएसएस का, जिसमें कम से कम 40 से ज्यादा संगठन है और हर संगठन एक दूसरे को के पूरक है और वो बीजेपी की मदद करते हुए दिखाई पड़ते हैं। तीसरी तरफ जबरदस्त तरीके से हिंदुस्तान का जो एक इंडस्ट्रियल क्लास है, जो बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, वो पूरी तरीके से इस वक्त भारतीय जनता पार्टी के साथ है। मीडिया इस वक्त पूरी तरीके से साथ है, संस्थान इस वक्त पूरी तरीके से साथ है। जो विपक्षी दल हैं उनकी जो आर्थिक स्थिति है उसको पूरी तरीके से कमजोर किया जा रहा है। चुनाव के पहले कांग्रेस के खाते को सीज किया जा रहा है। जो दो विपक्षी मुख्यमंत्री थे, अरविंद केजरीवाल और हेमंत सोरेन, उनको मुख्यमंत्री के पद पर रहते हुए उनको गिरफ्तार किया जाता है। ऐसी स्थिति भारत के इतिहास में पहले कभी नहीं दिखाई पड़ी थी। तो जब तक आप इसका आकलन नहीं करेंगे और जब तक इस रोशनी में आप राहुल गांधी या विपक्ष का आकलन नहीं करेंगे, तब तक आप शायद उस सच्चाई से या तो आंख चुराते हुए दिखाई पड़ेंगे या फिर सिर्फ एक ऐसा विश्लेषण करेंगे, एक ऐसा आकलन करेंगे जिसका कोई आधार नहीं होगा। इस संदर्भ में अगर आप देखिए तो आज की तारीख में अब
जो कुछ कांग्रेस के सामने दिखाई पड़ रहा है, जिस तरीके से वीडी सतीशन का चयन किया गया, जिस तरीके से कर्नाटक के अंदर डीके शिवकुमार को खड़ा किया गया, जिस तरीके से तमिलनाडु के अंदर विजय के साथ जाने की बात की गई है, वो स्पष्ट है कि राहुल गांधी वैचारिक स्पष्टता के बाद अब वो एक ऐसे लोगों को आगे बढ़ाने की बात कर रहे हैं जो उनके साथ आक्रामक तरीके से, हमलावर तरीके से और बिना डरे हुए उनकी लड़ाई को लड़ सके। अभी तक राहुल गांधी की सबसे बड़ी दिक्कत इस बात को लेकर ये थी कि विपक्ष जो उनके बारे में सोचता था वो तो सोचता ही था, लेकिन कांग्रेस के अंदर एक ऐसी जमात थी जो दरबारी थे, जो चमचागिरी में जिनका यकीन था और जिनको कांग्रेस इंदिरा गांधी के जमाने में आगे बढ़ाया था, जिनकी अपनी कहीं कोई जड़ें नहीं थी, 70 पार 75 पार नेता जो दरअसल जमीन पर उतर कर लड़ाई करना जानते ही नहीं थे, दरबार के अंदर बैठ के वो सिर्फ अपनी गोटियों को सेट करते थे और उसके आधार पे एक दूसरे को गिराने का काम करते थे। ऐसे नेताओं को अब इन्होंने किनारे लगाने की कोशिश शुरू कर दी है और स्पष्ट संदेश गया है कि या तो आप लोग कुर्सियां छोड़िए, पद छोड़े, नहीं तो आपको हटा दिया जाएगा। तो ये इसका मतलब है कि राहुल गांधी ने तय कर लिया है कि अगर हमें कांग्रेस पार्टी को मजबूत करना है या बीजेपी के खिलाफ कांग्रेस पार्टी को खड़ा करना है, तो फिर जो मैं सोचता हूं उसी हिसाब से कांग्रेस पार्टी को चलना चाहिए, उसी विचारधारा को आगे बढ़ाना चाहिए और उसमें नए यंग, बिना डरे हुए निर्भीक तरीके से अपनी बात करने वालों को आगे आगे बढ़ाया जाना चाहिए। ये लड़ाई आसान बिल्कुल नहीं है, ऐसा नहीं कि इसके आधार पर राहुल गांधी 2029 की लड़ाई जीत जाएंगे, लेकिन 2024 में एक ट्रेलर जरूर दिखा था कि अगर विपक्ष एकजुट हो जाए, अगर वो ग्लैडिटोरियल इंस्टिंक्ट के साथ अगर वो चुनाव लड़े, तो भारतीय जनता पार्टी को कमजोर किया जा सकता है और उसको हराया भी जा सकता है। ये सबक है 2024 के चुनाव का। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.